प्रश्न 1। निम्न दिया आवृत्ति वितरण यह असतत चल x के लिए संभावना वितरण है या नहीं, उसे जांचिए। ओके, तो हमें ये बताना है कि जो गिवन वैल्यू है वो संभावना वितरण है या नहीं। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है जो इस पूरी एक्सरसाइज में हमें अप्लाई करनी है कि सिग्मा पी ऑफ एक्स बराबर 1 होना चाहिए, यानी कि सभी ऑब्जर्वेशन का टोटल 1 होना चाहिए। ओके, तो हमें यहाँ पर दिया है x + 2 अपॉन में 25। तो x का मान दिया है 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये है कि x की जगह सबसे पहले हमें 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 पुट करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले x की जगह हमने 1 पुट किया, 1 + 2 = 3। फिर x की जगह 2 पुट किया, जो हम पुट करेंगे वो ही यहाँ पर लिखेंगे, p ऑफ 2, है ना। अब 2 पुट कर रहे हैं तो p ऑफ 2, 2 + 2 = 4। अब 3 पुट कर रहे हैं तो p ऑफ 3, 3 + 2 = 5। अब 4 पुट कर रहे हैं तो p ऑफ 4, यहाँ पर 4, 4 + 2 = 6। अब 5 पुट कर रहे हैं तो p ऑफ 5, 5 + 2 = 7 और अपॉन में सभी के 25 है क्योंकि यहाँ दिया गया है। तो सिग्मा p ऑफ x बराबर 1 होना चाहिए, यानी कि ये जो सभी वैल्यूज़ आई हैं, ये और ये, इन सभी का टोटल 1 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे p ऑफ 1 ये वाला, p ऑफ 2, p ऑफ 3, p ऑफ 4, p ऑफ 5 बराबर 1 होना चाहिए। ओके, और सभी का प्लस करना है। नाउ पुट द वैल्यूज़। इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू है ये। अब डिनोमिनेटर में क्योंकि 25 है तो नीचे 25 आएगा और इन सभी को प्लस करने पर 25 आता है। 25 से 25 कैंसिल करने पर 1 आता है। ओके, आ गया सभी ऑब्जर्वेशन का सम 1 आ गया। ठीक है, तो 25 अपॉन में 25 = 1 होता है कि इसलिए संपत्ति वितरण यह असतत चल x का अनुमान वितरण है, क्योंकि सभी ऑब्जर्वेशन का सम 1 आया है। ओके, प्रश्न 2। निम्न दिया गया वितरण यह चल x का अनुमान वितरण हो तो अचलांक k ज्ञात कीजिए। ओके, p ऑफ x का हमें ये मान दिया गया है और x की जगह हमें ये सभी वैल्यूज़ पुट करके आंसर फाइंड करने हैं। x का अनुमान वितरण के लिए सिग्मा p ऑफ x बराबर 1 होना चाहिए, यानी कि सभी ऑब्जर्वेशन का सम 1 होना चाहिए। ओके, तो p ऑफ x बराबर दिस में x बराबर ये सभी वैल्यूज़ पुट करके यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर x - 7 मानांक यानी कि मोड में दिया गया है, इसलिए चिन्ह की अवगणना करेंगे। इसका मतलब यानी कि मोड या मानांक का मतलब ये है कि इसके अंदर से कोई भी वैल्यू जब बाहर आएगी तो वो प्लस की होकर ही आएगी। मान लो हमारे पास मोड में है -8। ओके, तो इसका आंसर आएगा 8। ठीक है, ये मोड है यानी कि मानांक और इसके अंदर है -8। इसको हटाने पर यानी कि मोड को हटाने पर जो आंसर आएगा वो 8 आएगा। यहाँ माइनस था, लेकिन जब कोई भी नंबर मोड या मानांक से बाहर आएगा तो वो प्लस का होकर आएगा। ओके, तो अब हम वैल्यूज़ पुट करके आंसर फाइंड करेंगे। सबसे पहले x की जगह 4,
तो x की जगह 4 पुट कर दिया। अब सॉल्व करेंगे, p ऑफ 4 इसको लिखेंगे क्योंकि x की जगह 4 पुट किया है। तो अब सॉल्व करते हैं, ये वाला 6 यहाँ पर, ये वाला माइनस यहाँ पर, 7 में से 4 गया तो -3 आएगा, लेकिन हम यहाँ पर 3 लिखेंगे क्योंकि मोड में से देखो 7 में से 4 गया -3 आएगा, लेकिन हमें 3 लिखना है क्योंकि मोड में से कोई भी नंबर जब बाहर आएगा तो वो प्लस का होकर ही आएगा। ये वाला माइनस यहाँ पर है, 6 में से 3 गया तो 3/के। ओके, अब नेक्स्ट वैल्यू है 5, तो p ऑफ 5, x की जगह 5, ये वाला 6 यहाँ पर, ये वाला माइनस यहाँ पर, 7 में से 5 गया तो -2, लेकिन मोड में से बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ 2 आएगा। ओके, 6 - 2 4/k हो गया। अब x की जगह 6, p ऑफ 6, ओके, x की जगह 6 पुट कर रहे हैं, तो ये वाला 6 यहाँ पर, ये वाला माइनस यहाँ पर, 7 - 6 -1 होता है, लेकिन मोड में से बाहर निकाल रहे हैं तो 1 ही आएगा। 6 - 1 इज़ 5। अब नेक्स्ट वैल्यू है 7, तो x की जगह 7 यहाँ लिखेंगे p ऑफ 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 6 यहाँ पर, 7 में से 7 गया तो 0, तो 6 - 0 6 होता है। नेक्स्ट वैल्यू है 8, p ऑफ 8, x की जगह 8, ये वाला 6 यहाँ पर, ये वाला माइनस यहाँ पर, 8 में से 7 गया तो 1, 6 - 1 5 होता है। नेक्स्ट वैल्यू है 9, p ऑफ 9, x की जगह 6, ये वाला 6 यहाँ पर, ये माइनस यहाँ पर, 9 में से 7 गया तो 2, 6 में से 2 गया तो 4/k। लास्ट वैल्यू है 10, तो p ऑफ 10, x की जगह 10, ये वाला 6 यहाँ पर, ये वाला माइनस यहाँ पर, 10 में से 7 गया तो 3, 6 - 3 इज़ 3 होता है, तो 3/k आ गया आंसर। ओके, तो जब हमने x की जगह 4 पुट किया तो हमें ये आंसर मिला, जब हमने x की जगह 5 पुट किया तो हमें ये आंसर मिला, जब हमने x की जगह 6 पुट किया तो हमें ये आंसर मिला, जब हमने x की जगह 7 पुट किया तो हमें ये आंसर मिला, जब हमने x की जगह 8 पुट किया तो हमें ये आंसर मिला, जब हमने x की जगह 9 पुट किया तो हमें ये आंसर मिला, और जब हमने x की जगह 10 पुट किया तो हमें ये आंसर मिला। ओके, तो ये आ गए आंसर, है ना। 4 पुट किया तो ये, 5 पुट किया तो ये, 6 पुट किया तो ये, 7 8 9 10 पुट करने पर ये सभी आंसर आ गए। और असतत अनुमान वितरण की परिभाषा के अनुसार सिग्मा p ऑफ x बराबर 1 होना चाहिए, यानी कि सभी ऑब्जर्वेशन का सम 1 होना चाहिए। तो इन सभी का सम यानी कि एडिशन 1 होना चाहिए। ओके, तो डिनोमिनेटर सेम है यानी कि k, तो यहाँ पे लिख देंगे, और इन सभी का यानी कि न्यूमरेटर्स का सम हो जाएगा 30, तो 30 को यहाँ लिख देंगे। अब k यहाँ भाग में है, इधर जाके गुणा, k एकम k, तो k बराबर आ गया 30। ओके, नाउ k बराबर 30 हो तो दिया गया आवृत्ति वितरण असतत चल का संभावना वितरण बनता है, जिसे निम्नानुसार प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू दी गई थी 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर जब हमने x की जगह 4 पुट किया तो हमें 3/k मिला, तो यहाँ पे 3/k, लेकिन k का मान आया है 30, तो यहाँ 30। जब हमने x की जगह 5 पुट किया तो हमें 4/k मिला, तो यहाँ पर 4, x की जगह 5 पुट किया तो 4/k और k का मान है 30।
जब हमने x की जगह 6 पुट किया तो हमें 5/k मिला, है ना। तो 5/k का मतलब है 30। जब हमने x की जगह 7 पुट किया तो हमें 6/k मिला, तो 6/k यानी कि k का मान है 30। जब हमने x की जगह 8 पुट किया तो हमें 5/k मिला, ये रहा 5/k, k का मान है 30। जब हमने x की जगह 9 पुट किया तो हमें 4/k मिला, तो 4/k का मतलब k है 30। जब हमने x की जगह 10 पुट किया तो हमें 3/k मिला, 3/k मतलब 30 यहाँ पर है। अब डिनोमिनेटर क्योंकि 30 है सभी जगह, तो यहाँ 30 आ जाएगा और सभी न्यूमरेटर को प्लस करने पर 30 आता है। 30 से 30 कैंसिल करने पर 1 आता है, ये आ गया आंसर। क्योंकि सभी ऑब्जर्वेशन का सम 1 आना चाहिए, इसीलिए हमने इन सब का टोटल करके आंसर फाइंड किया जो आया 1। क्योंकि डिनोमिनेटर में 30 है तो यहाँ 30 और सभी न्यूमरेटर का सम करने पर 30 आता है। 30 से 30 कैंसिल, आंसर आ गया 1। प्रश्न 3, एक यादृच्छिक चल x का संभावना वितरण निम्नानुसार है। p ऑफ x का मान है ये, इसको फैक्टोरियल कहते हैं। x के मान दिए हैं ये, k बराबर अचलांक, उस पर से पार्ट 1 है अचलांक k ज्ञात करो, यानी कि k का मान ज्ञात करना है। और पार्ट 2 है कि 1 से लेके 4 के बीच की, 1 से 4 के बीच की संभावना ज्ञात करो। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर p ऑफ x बराबर दिस, x बराबर 1 2 3 रखने पर 1 बाय 1 हम एक एक मान को पुट करके वैल्यूज़ प्राप्त करेंगे। ओके, तो सबसे पहले 1, p ऑफ 1, x की जगह 1। ओके, 1 + 1 = 2। अब ये है 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब है 2 से उल्टी गिनती स्टार्ट करके 2 नंबर तक लिखना। ओके, 2 × 1 = 2, ये आ गया k/2। फिर p ऑफ 2, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू है 2, ठीक है। x की जगह 2, 2 + 1 = 3। नाउ 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब है कि 3 से हम उल्टी गिनती स्टार्ट करेंगे और 3 नंबर तक लिखेंगे, ठीक है। 3 × 2 × 1 = 6, ये आ गया k/6। नेक्स्ट वैल्यू है 3, p ऑफ 3, x की जगह 3, 3 + 1 = 4, 4 फैक्टोरियल, यानी कि 4 से उल्टी गिनती स्टार्ट करके 4 नंबर तक लिखेंगे। इनको गुणा करने पर 24 आता है, ये आ गया k/24। ओके, अब पार्ट 1 में अब असतत संभावना वितरण की परिभाषा पर से सिग्मा p ऑफ x बराबर 1 होना चाहिए। इसका मतलब है सभी ऑब्जर्वेशन का टोटल यानी कि सम 1 होना चाहिए। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, p ऑफ 1, p ऑफ 2, p ऑफ 3, है ना। इन सब का सम 1 होना चाहिए, ठीक है। p ऑफ 1 का मान है ये, p ऑफ 2 का मान है ये, p ऑफ 3 का मान है ये, बराबर 1। 2 6 24 का एलसीएम 24 होता है, ऊपर हो जाएगा 12k + 4k + k, ओके, बराबर 1। इन सब का सम 17, तो 17 के बराबर हो गया 24, क्योंकि 24 यहाँ भाग में है, इधर जाके गुणा हो जाएगा, 24 एकम 24। अब 17 यहाँ गुणा हो रहा है, इस तरफ जाके भाग में चला जाएगा, ये आ गया k का मान। पार्ट 1 हुआ कंप्लीट। ओके, पार्ट 2 में बोला है कि 1 से 4 के बीच की संभावना ज्ञात कीजिए। ओके, p ऑफ 1 is smaller than x smaller than 4,
1 से 4 के बीच में 2 और 3 आता है ना। 1 और 4 के बीच में 2 और 3 आता है, तो हम यहाँ से P ऑफ 2 प्लस P ऑफ 3 करेंगे, है ना। यही मान तो हमसे पूछा है। P ऑफ 2 का मान है ये, P ऑफ 3 का मान है ये। ओके, अब यहाँ पर K का मान हम पुट करेंगे, तो K की जगह 24/17, ठीक है। K की जगह 24/17, यहाँ पर भी K की जगह हमने दोनों जगह 24/17 पुट कर दिया। ओके, अब सिंप्लीफाई करेंगे। इसको कैंसिल करने पर 4/17 आता है, इसको कैंसिल करने पर 1/17 आता है। डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ 17, 4 + 1 = 5, तो 1 से लेके 4 के बीच की प्रोबेबिलिटी 5/17 है। प्रश्न 4, एक यादृच्छिक चल x का संभावना वितरण निम्नानुसार है। ये हमें टेबल दी गई है। ओके, इसमें पार्ट 1 है, अचलांक k का स्वीकार्य मूल्य निश्चित कीजिए, यानी कि हमें k का मान ज्ञात करना है। पार्ट 2 है, वितरण का माध्य ज्ञात कीजिए। ओके, तो पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। अचलांक k का स्वीकार मूल्य निश्चित कीजिए। असतत संभावना वितरण की परिभाषा अनुसार सिग्मा P ऑफ x बराबर 1 होना चाहिए। सभी ऑब्जर्वेशन का टोटल 1 होना चाहिए, यही हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है P ऑफ -2, ये वाला, P ऑफ -1, P ऑफ 0, P ऑफ 1 और P ऑफ 2। इन सभी का टोटल 1 होना चाहिए, ठीक है। तो P ऑफ -2 का मान है ये K/3, P ऑफ -1 का मान है ये K/3, P ऑफ 0 का मान है ये, लिख देंगे यहाँ पर। P ऑफ 1 का मान है 2K, ये रहा। P ऑफ 2 का मान है 4K², ये वाला। ओके, इन सब का सम 1 होना चाहिए, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, तो यहाँ पर 3, 3 दूनी 6K, 3 चौक 12K², और यहाँ पर सभी K को हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है। अब 3 यहाँ भाग में है, इधर जाके गुणा, 3 एकम 3, K प्लस 6K, ये हो गया 9K और 12K²। अब ये +3 है, इधर आकर -3 हो जाएगा। ये बन गया द्विघात समीकरण। यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लेने पर 4K² + 3K - 1 होता है। अब इस द्विघात समीकरण के हम फैक्टर्स कर देंगे, ये रहे फैक्टर्स। ओके, यहाँ पर 4K K + 1, क्योंकि यहाँ से 4K कॉमन लिया, अंदर बच गया K + 1। यहाँ से कॉमन कुछ नहीं है, तो 1। ओके, और ये K + 1 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में 4K - 1, ये रहा, और ये दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम है, तो इसको यहाँ पर एक बार हम ले लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको कैसे करना है। 4K - 1 बराबर 0, 4K बराबर, ये -1 है, इधर जाके +1, 4 यहाँ गुणा में है, 4 यहाँ गुणा में है, इधर जाके भाग, तो K का मान देखो ये रहा, है ना, ये आ गया 1/4, ठीक है। एक K का मान 1/4 आ गया। अब यहाँ से K + 1 बराबर 0 है, तो ये +1 है, इस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो एक K का मान ये आ गया, ठीक है। इससे इसे सॉल्व करके ये K का मान आया, और इसको सॉल्व करके ये वाला K का मान आया। अब ये जो K का मान है ये माइनस में है, इसको हम नहीं ले सकते। K बराबर -1 रखने से संभावना ऋण में प्राप्त होगी। संभावना ऋण असंभव है,
इसलिए k का स्वीकार्य मूल्य 1/4 होगा, ये वाला। ओके, अब हमें वितरण का माध्य भी ज्ञात करना है। वितरण का माध्य, इसको हम इस निशान से शो करते हैं और इसका सूत्र होता है सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। ओके, तो देखो सिग्मा एक्स है ये, पी ऑफ एक्स है ये, इसको इससे गुणा करना है। ध्यान से देखो, -2 गुणा k/3 ये रहा, फिर प्लस करेंगे, -1 गुणा k/3 ये रहा, है ना। सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स करना है, ये है माध्य ज्ञात करने का सूत्र। नेक्स्ट 0 इंटू k/3 ये रहा, नेक्स्ट 1 इंटू 2k ये रहा, नेक्स्ट 2 इंटू 4k² ये रहा। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 2 एकम 2 k/3, यहाँ पर k 1 ज़ा k/3, ये 0 से गुणा होगा तो 0। ओके, 2 1 ज़ा 2k, 4 2 ज़ा 8k²। अब हमने k का मान फाइंड किया था पार्ट 1 में 1/4। ओके, तो उससे पहले यहाँ पर सेम डिनोमिनेटर है तो यहाँ पर 3। ओके, अब 3 को 0 से गुणा करेंगे, 0, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। ओके, और यहाँ पर -2k और यहाँ पर -k, और यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 था तो यहाँ पर भी 3। ओके, अब k का मान हमने पार्ट 1 में फाइंड किया था 1/4, तो जहाँ पर भी k है वहाँ 1/4 को हम पुट कर देंगे। ठीक है, k की जगह 1/4, k की जगह 1/4, k की जगह 1/4, k की जगह 1/4, और ये वाला 3 है यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 एकम 2/4, यहाँ पर ये 1/4 ये रहा, 6 एकम 6/4। अब ये 24 इंटू 1/4 का स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। 24 गुणा में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ओके, अब ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 4 की। 4 6 24, 4 चौक 16, तो 6/4 ये आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर 6/4 आता है और ये वाला 3 यहाँ पर। ठीक है, अब सेम डिनोमिनेटर है यानी कि 4, इसको नीचे ले जाएंगे और ये सभी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देंगे। 4 3 ज़ा 12, इन सबको सॉल्व करने पर 9 आता है, कैंसिल करने पर 3/4, तो माध्य का मान आ गया 3/4। प्रश्न 5, एक यादृच्छिक चल x का संभावना वितरण यानी कि p ऑफ x है। चल x यह है x1 बराबर दिस, x2 बराबर दिस, x3 बराबर दिस और x4 बराबर दिस मूल्य धारण कर सकता है, तथा यदि 4p x1 बराबर दिस बराबर दिस बराबर दिस हो तो इस संभावना वितरण का माध्य और विचरण ज्ञात कीजिए। ओके, तो x का माध्य जिसका ये सूत्र है सिग्मा x बराबर सिग्मा x इंटू पी ऑफ x, अभी इसका कोई काम नहीं है। ओके, संभावना वितरण का विचरण ज्ञात करने के लिए हम सिग्मा x² ज्ञात करेंगे। सिग्मा x² का मतलब होता है सिग्मा x² इंटू पी ऑफ x। ओके, सिग्मा ऑफ x² का मतलब है सिग्मा x² इंटू पी ऑफ x। अब देखो, हमें ये जो सभी वैल्यूज़ दी हैं इन सब को हम k के बराबर मानेंगे, क्योंकि ये वैल्यू इसके बराबर है, ये वैल्यू इसके बराबर है और ये वैल्यू इसके बराबर है, तो इन सभी वैल्यूज़ को हमें यहाँ पर k मानना होगा। ठीक है, अब सभी वैल्यूज़ को k के साथ अलग अलग रखो। देखो
4p ऑफ x1 बराबर के, ये रहा 4 यहाँ गुणा में है, इधर जाकर भाग में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2p ऑफ x2 बराबर के, ये रहा 2 यहाँ गुणा में है, इधर आके भाग में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू है 3p ऑफ x3, तो ये रहा बराबर के, 3 यहाँ गुणा में है, इधर आके भाग में चला जाएगा। नेक्स्ट है 4p ऑफ x4, ये रहा बराबर के, 4 यहाँ गुणा में है, इधर आके भाग में चला जाएगा। ओके, तो ये सभी नई वैल्यूज़ हमें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। यादृच्छिक चल x का संभावना वितरण निम्नानुसार सारणी स्वरूप में लिखेंगे। देखो यहाँ पर x1 का मान है -2, चल x यानी कि ये कैपिटल X से शो करते हैं बराबर x होता है। ओके, तो x1 का मान यहाँ पर -2 है और यहाँ पर x1 का मान k/4 है, तो इसके सामने ये x2 का मान यहाँ पर -1 है, यहाँ -1, और यहाँ पर x2 का मान k/2 है, ये लिख दिया। x3 का मान यहाँ पर 1 है तो 1, ओके, और x3 का मान यहाँ पर k/3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे। x4 बराबर 2 है, तो यहाँ पर 2, और x4 का मान यहाँ से k/4 है। इस तरह से हमने टेबल को तैयार किया। ओके, अब हम वितरण का माध्य ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र है सिग्मा x इंटू पी ऑफ x। तो ये है सिग्मा x और ये है p ऑफ x। इस वैल्यू को इससे गुणा करना है। ओके, तो -2 गुणा k/4, -2 गुणा k/4, -1 गुणा k/2, ये रहा 1 गुणा k/3, ये रहा 2 गुणा k/4, ये रहा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया, -k/2, k एकम k/2, k एकम k/3, अब यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया k/2। ओके, 2 2 3, 2 का एलसीएम 6 होता है और ऊपर आ जाएगा -3k प्लस 2k प्लस 3k। ओके, इन सब को सिंप्लीफाई करने पर -k/6 आता है। ओके, तो k का मूल्य ज्ञात करेंगे सिग्मा p ऑफ x करके। इसका मतलब है कि सभी ऑब्जर्वेशन का सम 1 होना चाहिए। यही हम इस एक्सरसाइज में सीख रहे हैं। ओके, तो सिग्मा p ऑफ x ये है अपना सिग्मा x, है ना। तो सिग्मा p ऑफ x का मतलब है यहाँ पर p ऑफ -2 ये वाला, p ऑफ -1 ये वाला, p ऑफ 1 ये, और p ऑफ 2 ये, ठीक है, बराबर 1 होना चाहिए। इन सभी ऑब्जर्वेशन का सम 1 होना चाहिए, ठीक है। तो p ऑफ -2 का मान है k/4, ये रहा। p ऑफ -1 का मान है k/2, ये रहा। p ऑफ 1 का मान है k/3, ये रहा। p ऑफ 2 का मान है k/4, ये रहा। इन सब का सम बराबर 1 होना चाहिए। 4 2 3 4 का एलसीएम है 12, ऊपर आ जाएगा 3k प्लस 6k प्लस 4k प्लस 3k। इन सब को ऐड करने पर 16k आता है। 12 यहाँ भाग में है, इधर गुणा, 12 एकम 12। ओके, अब 16 यहाँ गुणा में है, इधर जाके भाग में जाएगा, कैंसिल करने पर 3/4, ये आ गया हमारा k का मान। ओके, अब वितरण का माध्य बराबर -k/6 है, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड किया था। ओके, वितरण का माध्य में k बराबर 3/4 रखने पर k की जगह 3/4 ये रख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, 4 6 24, कैंसिल करने पर -1/8 आता है।
तो माध्य आ गया -1/8। यहाँ पर सिर्फ हमने ये जो था हमारा माध्य ज्ञात किया था, लेकिन इसमें k था, है ना। तो हमने फिर यहाँ पर k का मूल्य ज्ञात किया इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करके। फिर k का मान इसमें जो हमने वैल्यू फाइंड की थी यहाँ पर हमने रखा और आंसर आ गया -1/8। अब हमें संभावना वितरण का विचरण ज्ञात करना है, जिसका सूत्र है सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। ओके, तो सिग्मा एक्स के मान हैं ये सभी, ठीक है। तो ये देखो सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब पी ऑफ एक्स, ये सभी पी ऑफ एक्स हैं, लेकिन यहाँ पे के है और k का मान हमने फाइंड किया 3/4। ओके, तो k की जगह 3/4, k की जगह 3/4 गुणा में 4 ये वाला, k की जगह 3/4 और यहाँ पर है 2 ये वाला, फिर k की जगह 3/4 और ये वाला 3 यहाँ पर, फिर k की जगह 3/4 और ये वाला 4 है यहाँ पर। ओके, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर यहाँ पे ये सभी सिग्मा एक्स स्क्वायर हैं, फिर यहाँ पे पी ऑफ एक्स है, ये पी ऑफ एक्स के मान हैं, लेकिन k है साथ में और k का मान हम 3/4 फाइंड कर चुके हैं। तो k की जगह सभी में 3/4 हमें लिखना है ना। सिंप्लीफाई, -2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 3 4 चौक 16, -1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर 3 2 चौक 8, 1 का स्क्वायर 1, ये 3 4 तिया 12, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 3 4 चौक 16। ओके, अब 4 तिया 12 और ये वाला 16, 3 एकम 3 ये वाला 8, 3 एकम 3 और ये वाला 12, 4 तिया 12 और ये वाला 16। तो इसको सॉल्व करने पर ये आंसर, इसको सॉल्व करने पर ये आंसर, इसको सॉल्व करने पर ये आंसर और इसको सॉल्व करने पर ये आंसर आता है। अब 16 8 12 16 का नहीं, एलसीएम नहीं ले रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं पहले। तो यहाँ पर कैंसिल करने पर 4 से करेंगे तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, इसको कैंसिल करने पर 3/4, ये 3/8 है, 3 एकम 3 3 चौक 12, इसको कैंसिल करने पर 1/4 और इसको कैंसिल करने पर 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो 3/4 आंसर आता है। ओके, 4 8 4 4 का एलसीएम 8 है, ऊपर हो जाएगा 6 + 3 + 2 + 6, इन सब को प्लस करने पर 17 आता है और यहाँ पर 8। ओके, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी कि विचरण का आंसर आ गया 17/8। अब x का विचरण, जिसको हम वेरिएंस ऑफ x भी कहते हैं, इसका सूत्र है सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर का मान हमने यहाँ पर फाइंड किया जो 17/8 है, माइनस तो यहाँ पे माइनस, और सिग्मा ऑफ एक्स का होल स्क्वायर यानी कि इसको हम कहते हैं माध्य, जो आया था -1/8। ओके, तो यहाँ पर -1/8 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 17/8 यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। ओके, 8 और 64 का एलसीएम 64 होता है और यहाँ पर आ जाएगा 136 -1, ऊपर -1 करने पर 135/64। तो x का विचरण का आंसर आ गया 135/64। प्रश्न 6, एक पासा को 2 बार यादृच्छिक रीति से उछाला जाता है, दोनों बार पासों पर अंक का योग का संभावना वितरण प्राप्त कीजिए और उन योगों की
अपेक्षित संख्या प्राप्त कीजिए। ओके, एक पासे को 2 बार यादृच्छिक रीति से उछालने पर निदर्श अवकाश के न्यादर्श बिंदु यानी कि n बराबर 36 प्राप्त होंगे। प्राप्त अंकों का योग कम से कम 2 और अधिक से अधिक 12 होगा। ओके, तो यहाँ पर ये है u का घटक यानी कि निदर्श अवकाश का एलिमेंट। यहाँ पर अंकों का योग जिसको हम सिग्मा x ऑफ u बराबर x कहेंगे और ये है p ऑफ x बराबर x। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। प्राप्त अंकों का योग कम से कम 2 हो, वहाँ से ही हमें स्टार्ट करना है। तो ये देखो, 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त अंकों का योग 2 है, कम से कम 2। ठीक है, तो अंकों का योग 2 और ऐसे परिणाम हैं 1। ये हमने पढ़ा है m/n। n का मतलब है कुल परिणाम जो 36 हैं और m का मान है यहाँ पर 1। ओके, नेक्स्ट, एक पासे को 2 बार फेंकने पर अंकों का योग 3 आता है। ऐसे परिणाम 2 हैं। अंकों का योग 3 और परिणाम है 2, इसलिए 2/36। फिर एक पासे को जब हम 2 बार फेंकते हैं तो अगला आएगा अंकों का योग 4। तो ऐसे 3 परिणाम हैं जिनमें अंकों का योग 4 आता है। 3 परिणाम हैं, इसलिए 3/36। नेक्स्ट है 5 कि एक पासे को 2 बार जब हम फेंकते हैं तो अंकों का योग 5 हो, है ना। ऐसे परिणाम है 4, तो 4/36। नेक्स्ट है 6 कि एक पासे को जब हम 2 बार फेंकते हैं तो अंकों का योग 6 हो। ऐसे परिणाम हैं 5। ओके, तो 5/36। नेक्स्ट 7, एक पासे को 2 बार फेंकने पर अंकों का योग 7 हो। ऐसे परिणाम हैं 6। ओके, तो 6/36। नेक्स्ट है 8, एक पासे को 2 बार फेंकने पर अंकों का योग 8 आए। ऐसे परिणाम हैं 5। 5/36। नेक्स्ट है 9, एक पासे को 2 बार फेंकने पर अंकों का योग 9 हो। ऐसे परिणाम 4 हैं। ओके, तो 4/36। नेक्स्ट है 10, एक पासे को 2 बार फेंकने पर अंकों का योग 10 हो। ऐसे परिणाम है 3, तो 3/36। नेक्स्ट है 11, एक पासे को 2 बार फेंकने पर अंकों का योग 11 हो। ऐसे परिणाम है 2, तो 2/36। लास्ट है अधिक से अधिक 12 होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक पासे को 2 बार फेंकने पर अंकों का योग 12 हो। ऐसा परिणाम एक ही है, इसलिए 1/36। ओके, तो अब यहाँ पर सभी के डिनोमिनेटर में 36 है, तो यहाँ 36 और सभी के न्यूमरेटर को प्लस करने पर 36 आएगा। 36 को 36 से कैंसिल करेंगे, आंसर आएगा 1। अब हमें प्रश्न में कहा है कि अपेक्षित संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि हमें माध्य ज्ञात करना है। ओके, तो सबसे पहले इस प्रकार हमें टेबल बनानी है। ये है x और ये है p ऑफ x। देखो ये कहाँ से आया, ये है x के मान और ये है p ऑफ x। तो इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इस प्रकार से लिखकर टेबल बनानी है। देखो ये रही टेबल, 2 के सामने ये, 3 के सामने ये, इस तरह से हमने पीछे वैल्यूज़ फाइंड की थी। तो अपेक्षित कीमत का मतलब है माध्य। माध्य ज्ञात करने का ये है सूत्र, सिग्मा x इंटू पी ऑफ x। ओके, तो ये है सिग्मा x। ठीक है, ये वाली सभी वैल्यू सिग्मा x है और p ऑफ x है ये सभी वैल्यू। तो इसको इससे गुणा करना है, वेरी सिंपल। देखो 2 गुणा 1/36 ये रहा, 3 गुणा 2/36 ये रहा, 4 गुणा 3/36 ये रहा,
5 गुणा 4/36 ये रहा, 6 गुणा 5/36 ये रहा। इसी प्रकार इन वैल्यूज़ को इन वैल्यूज़ के साथ गुणा करनी है। अब करते हैं सिंप्लीफाई। ओके, तो देखो 2 एकम 2, इसका आंसर ये। यहाँ पर 3 दूनी 6, इसका आंसर ये। 4 तिया 12, इसका आंसर ये। 5 चौक 20 है ना, इसका आंसर ये। 6 पंजे 30, तो इसका आंसर ये। 7 छिक 42, इसका आंसर ये। 8 पंजे 40, तो इसका आंसर ये। 9 चौक 36, इसका आंसर ये। 10 तिया 30, तो इसका आंसर ये। 11 दूनी 22 है ना, 11 दूनी 22, तो इसका आंसर ये। 12 एकम 12, तो इसका आंसर ये। ओके, अब सभी के डिनोमिनेटर में 36 है, तो यहाँ 36 और सभी न्यूमरेटर को प्लस करने पर 252 आएगा। 36 से 252 को कैंसिल करने पर 7 आता है। ये आ गया माध्य या अपेक्षित कीमत। प्रश्न 7, एक संदूक में 4 लाल और 2 आसमानी गेंदें हैं। एक साथ यादृच्छिक रीति से 3 गेंदों का चयन किया जाता है। यदि x यह पसंद की गई गेंद में लाल गेंद की संख्या को प्रदर्शित करता है, तो x का संभावना वितरण ज्ञात कीजिए तथा चुना गया गेंद में लाल रंग की गेंद की अपेक्षित संख्या ज्ञात कीजिए। अपेक्षित का मतलब है यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है। ओके, तो सबसे पहले माना कि x बराबर चुना गया गेंद 3 गेंद में लाल गेंद की संख्या ली जाए। हमारे पास 4 रेड गेंद यानी कि लाल गेंदें हैं और 2 स्काई ब्लू गेंद हैं, तो 4 + 2 यानी कि कुल 6 गेंद हैं। ठीक है, अब चुना गया गेंद 3 गेंद में लाल गेंद की संख्या ली जाए तो संभावना सूत्र अनुसार x बराबर 1 हो उसकी संभावना p ऑफ x बराबर 1, यानी कि p ऑफ एक लाल गेंद मिले। तो देखो हमारे पास 4 गेंद हैं, 4 लाल गेंद हैं। ठीक है, तो 4 में से एक, क्योंकि यहाँ पर कहा है एक लाल गेंद मिले, तो लाल गेंद हमारे पास 4 हैं। 4 में से एक गुणा, फिर हमें 3 गेंद चाहिए क्योंकि इन्होंने कहा है कि 3 गेंदों का चयन करना है। ओके, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं कि चुनी गई गेंद में से एक गेंद लाल हो तो 4 में से एक, और 2 स्काई ब्लू हैं तो 2 में से तो 2 ही लेंगे ना, क्योंकि हमें 3 गेंद चाहिए। 3 गेंदों का चयन करना है, तो रेड है 4 यानी कि लाल। 4 लाल गेंद हैं तो 4 में से एक, क्योंकि यहाँ पर हम ज्ञात कर रहे हैं एक लाल गेंद मिले। ठीक है, तो 3 करनी है, तो 2 हमारे पास स्काई ब्लू है तो 2 में से 2 ही करनी पड़ेंगी, मतलब कि दोनों स्काई ब्लू हमें लेनी पड़ेंगी। अब 4C1 का आंसर 4 आता है, 2C2 का आंसर 1 आएगा। देखो क्यों, यहाँ पे 2 है, 2 गुणा 1, यहाँ पर 2 है, 2 गुणा 1, कैंसिल करने पर 1 ही आता है ना। अब यहाँ पर गुणा का निशान है, क्योंकि हम सिर्फ गेंदों की बात कर रहे हैं, एक जैसी ही चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ पर इंटरसेक्शन। ठीक है, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है गुणा। ठीक, और यहाँ पर 6C3, क्योंकि कुल गेंद हैं 6 है ना, और 6 में से 3 हमें चयन करनी है, तो 6 में से 3 इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो ऐसे 6 गुणा 5 गुणा 4 और यहाँ पर 3 × 2 × 1। ओके, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 2 से 2 कट, क्या बचा 5 चौक 20। ठीक है, 6 में से 3, तो यहाँ पर 3 है, 6 से उल्टी गिनती शुरू करेंगे, 3 नंबर तक लिखेंगे
और यहाँ पर 3 है, तो 3 से उल्टी गिनती शुरू करके 3 नंबर तक लिखेंगे। कैंसिल करने पर 20 आ गया। 4 एकम 4, यहाँ पर 20, कैंसिल करने पर 1/5 आ गया। ठीक है। नंबर 2 पे कि x बराबर 2 हो उसकी संभावना p ऑफ x बराबर 2, यानी कि p ऑफ 2 लाल गेंद मिले। पहली संभावना हमने फाइंड की कि 3 में से 1 लाल गेंद हो। अब हम ज्ञात कर रहे हैं कि 3 बॉल में से 2 लाल गेंद हमें मिले। ठीक है। तो यहाँ पर 4 बॉल लाल कलर की हैं, तो 2 लाल गेंद मिले, यानी कि 4 में से 2 गुणा, क्योंकि इंटरसेक्शन है, गेंद ही है, गेंद की ही बातें हो रही हैं, तो कॉमन रहेगा। कॉमन का मतलब है गुणा का निशान या इंटरसेक्शन। ओके। तो अब हम ज्ञात कर रहे हैं कि 3 में से 2 लाल गेंद मिले। ठीक है। 3 जो हमें चयन करनी है उसमें से 2 लाल गेंद मिले। तो यहाँ पर 4 लाल गेंद हैं, तो 4 में से 2 गुणा, अब हमें 3 चाहिए है ना, तो 1 हम स्काई ब्लू में से ले लेंगे, तो 2 में से 1, क्योंकि 2 स्काई ब्लू बॉल्स हैं। ओके। और यहाँ पर तो 6C3 ही रहेगा। 6 में से 3 ही हमें चयन करनी है, तो 6C3 ही रहेगा। इसका आंसर 20। 4C2, इसको हम करेंगे 4 × 3, और यहाँ पर 2 है, तो 2 × 1 है ना। 4C2 को हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 है, 4 से उल्टी गिनती शुरू करेंगे 2 नंबर तक, और यहाँ पर 2 है, तो 2 से उल्टी गिनती शुरू करेंगे 2 नंबर तक। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया आ गया 6, और ये 2C1 का आंसर 2 ही होता है। 6 दूनी 12, कैंसिल करने पर 3/5। ओके। नेक्स्ट हमें ज्ञात करना है कि x बराबर 3 हो उसकी संभावना। इसका मतलब है कि तीनों गेंद लाल मिले। ओके। हमने पहले ज्ञात किया 1 गेंद लाल मिले, फिर 2 लाल गेंद मिले, और अब हम ज्ञात कर रहे हैं 3 लाल गेंद मिले। ठीक है। तो लाल गेंद 3, हमारे पास 4 लाल गेंद हैं, तो 4 में से 3 है ना, और 3 ही हमें चयन करनी है, तो स्काई ब्लू तो हो गई 0, क्योंकि हम 3 चयन कर चुके हैं, तो स्काई ब्लू के लिए 2 में से 0 आएगा। ठीक है। क्योंकि तीनों हमें लाल गेंद यहाँ पर हम चयन कर रहे हैं, तो स्काई ब्लू से अब हम एक भी बॉल नहीं ले सकते, क्योंकि हमें 3 ही चयन करनी है। ओके। तो 4 में से 3 लाल गेंद, और यहाँ पर 2C0, क्योंकि अब हम स्काई ब्लू में से नहीं ले सकते। ओके। तो अपॉन में 6C3, 6C3 का मान 20 रहेगा। 4C3 यानी कि 4 × 3 × 2 अपॉन में 3 × 2 × 1 है ना, ऐसा कुछ आएगा। क्योंकि यहाँ पर 3 है, तो 4 से उल्टी गिनती शुरू करेंगे 3 नंबर तक, और यहाँ पर 3 है, 3 से उल्टी गिनती शुरू करेंगे 3 नंबर तक। 2 से 2 कट, 3 से 3 कट, 4 आ गया, ये रहा 4। 2C0 का मान 1, 6C3 का मान 20, 4 एकम 4, 20, कैंसिल करने पर 1/5 आता है। ओके। तो x बराबर यहाँ पर जब हमने 1 लिया तो आंसर आया 1/5, ये लिख दिया, इसको हम p ऑफ x कहेंगे। जब हमने x का मान 2 लिया तो आंसर आया 3/5, ये लिख दिया। जब हमने x बराबर 3 लिया तो हमारा आंसर आया 1/5, यहाँ लिख दिया। और कुल हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है। तो लाल रंग की गेंद की अपेक्षित संख्या यानी कि माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने का ये है सूत्र। इसका सूत्र है सिग्मा x गुणा p ऑफ x। ये है सिग्मा x और ये है p ऑफ x। ठीक है। इनको इनसे गुणा करना है। ठीक है। 1 गुणा 1/5, 2 गुणा 3/5, 3 गुणा 1/5। ओके। अब सिंप्लीफाई कर दो। 1 एकम
1/5, 2 तिया 6/5, 3 एकम 3/5। डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर 5 आएगा। 1 + 6 + 3 करने पर 10 आता है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, माध्य आ गया 2। ओके, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है यदि x यह पसंद की गई गेंद में लाल गेंद की संख्या को प्रदर्शित करता है तो x का संभावना वितरण ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हमें 3 गेंदों का चयन करना है। तो सबसे पहले हम संभावना ज्ञात करेंगे। एक लाल गेंद मिले, यहाँ पर 4 रेड कलर की, यानी कि 4 लाल गेंदें हैं। तो एक लाल गेंद मिले यानी कि 4 में से एक। फिर पार्ट 2 में हम ज्ञात करेंगे 2 लाल गेंद मिले, तो 4 लाल हैं, 4 में से 2, है ना। पार्ट 3 में हम ज्ञात करेंगे कि 3 लाल गेंद मिले, तो 4 लाल गेंद हैं, 4 में से 3। इस तरह से ये जो यहाँ पर वैल्यूज़ हैं कि 1 लाल गेंद मिले, 2 लाल गेंद मिले और 3 लाल गेंद मिले, इसका मतलब है x = 1, x = 2 और x = 3, जो कि यहाँ पर हमें टेबल में पुट करना है। 1 2 3। ओके, 2.1 के क्वेश्चन 3 में इस वैल्यू से हमें ये वैल्यू प्राप्त करनी है। ओके, तो देखो सबसे पहले 2 6 24 का एलसीएम हमें करना है। अब सभी फ्रैक्शंस को अलग अलग यहाँ पर लिख दो। ओके, तो एलसीएम देखो क्या आया है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। यहाँ पर 24 एलसीएम आया है। इसका मतलब ये है कि सभी के डिनोमिनेटर में 24 होना चाहिए। ओके, तो 2 को 12 से गुणा करने पर 24 आता है, ऊपर भी 12 से गुणा कर देंगे। 6 को 4 से गुणा करने पर 24 आता है, ऊपर भी 4 से गुणा करेंगे तो 4k आएगा। 24 को 1 से गुणा करने पर 24 आता है, ऊपर भी 1 से गुणा कर देंगे। तो इसका मान आ गया ये, इसका मान आ गया ये, इसका मान आ गया ये, सभी जगह प्लस का निशान है। तो अब डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, तो यहाँ पर 24 लिख दो। ऊपर क्या है 12k + 4k प्लस इसको कहते हैं 1k। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये सब वैल्यूज़ आ गई, बराबर 1 था, है ना। तो अब 12 4 और 1 होता है 17k, इसको यहाँ पर लिख देंगे। इनकी जगह आ गया 17k और 24 यहाँ भाग हो रहा था 1 से गुणा होगा, तो 24 एकम 24। अब 17 यहाँ गुणा में है, इधर जाकर भाग हो जाएगा। इस प्रकार k का मान 24/17 है। 2.1 का क्वेश्चन 4 में ये वैल्यूज़ थी और इन वैल्यूज़ से हमने इस आंसर को पाया था। ओके, तो देखो P(-2) का मान था ये, P(-1) का मान था ये, P(0) का मान था ये, P(1) का मान था ये, P(2) का मान था ये। ओके, तो अब हमें इसको इस फॉर्म में लाना है। इसके लिए यहाँ पर ये सभी वैल्यू लिख दो। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, यहाँ पर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1। अब डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, तो 3 बारी 3 है, एलसीएम ले लो। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, एलसीएम आ गया सिर्फ 3। इसका मतलब ये है कि सभी के डिनोमिनेटर्स में 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 3 होना चाहिए। ओके, तो 1 को 3 से गुणा करने पर 3 आता है, ऊपर भी 3 से गुणा कर देंगे तो 2 तिया 6k। 1 को 3 से गुणा करने पर 3 आता है, ऊपर भी 3 से गुणा कर देंगे, 4 तिया 12k²। ओके,
तो हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यूज़ आ गई। ये तो थी ही, है ना। इन दोनों को हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर बराबर किया है, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं, बस अब इन सबको प्लस कर दो। डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला के, ये वाला के, ये वाला के, ये 6 प्लस 12 ओके। तो इन सब को सॉल्व करने पर 9 प्लस 12 बराबर 3 आता है। 3 यहाँ भाग में है, इधर जाके गुणा हो जाएगा, 3 एकम 3 ओके। तो इस तरह से हम डिनोमिनेटर इक्वल करके वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। 2.1 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 2। इस वैल्यू से ये वैल्यू कैसे आई ये हम सीख रहे हैं। यहाँ पर 0 है, ये ख़त्म हो चुका है। बाकी वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है। तो सबसे पहले हमें इस 3 और इस 3 का एलसीएम लेना होगा। ये है एलसीएम, एलसीएम आ गया 3। इसका मतलब है कि सभी के डिनोमिनेटर्स में 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। इन दोनों 1 को हमें 3 बनाना है, ओके। तो देखो 1 को 3 से गुणा करने पर 3 आता है, ऊपर भी 3 से गुणा कर देंगे। 1 को 3 से गुणा करने पर 3 आता है, ऊपर भी 3 से गुणा कर देंगे तो 8 दिया 24 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई और ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या क्या आंसर आए हैं। देखो ये वाला -2 प्लस माइनस -k/3, ये तो हमारे पास था ही, 0 ख़त्म हो गया। अब 2 के/1 का आंसर आया है 6 के/3 ओके। और 8 का आंसर आया है ये क्या 24 है ना, यही आंसर आया है। तो बस डिनोमिनेटर सेम हो गया तो यहाँ पे लिख दिया -2 के प्लस 6 प्लस 24 ओके। अब यहाँ पर जो k है वहाँ पर k की जगह हमें 1/4 रख कर सॉल्व करना है, ओके। 2.1 का क्वेश्चन 5, इसमें इस वैल्यू से ये वैल्यू कैसे आई ये हमें सीखना है, ओके। तो ये सभी वैल्यूज़ हैं, इनमें जो डिनोमिनेटर्स हैं सबसे पहले उनका एलसीएम लेना है। 2 2 3 2 का एलसीएम है ये 2 तिया 6 ओके। 6 आ गया एलसीएम। अब इन सब वैल्यूज़ को यहाँ पर अलग अलग लिख देते हैं। अब क्योंकि एलसीएम 6 है तो सभी का डिनोमिनेटर 6 होना चाहिए, ओके। तो 2 को 3 से गुणा करने पर 6 होता है, ऊपर भी 3 से गुणा। 2 को 3 से गुणा करने पर 6 होता है, ऊपर भी 3 से गुणा। 3 को 2 से गुणा करने पर 6 होता है, ऊपर भी 2 से गुणा। और 2 को 3 से गुणा करने पर 6 होता है, ऊपर भी 3 से गुणा कर देंगे। तो सभी के डिनोमिनेटर्स 6 हो चुके हैं, ओके। इस तरह की वैल्यूज़ यहाँ पर हमारे पास आ चुकी हैं। इससे मिला ये, इससे मिला ये, इससे मिला ये और इससे मिला ये। अब सभी का डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ लिख देंगे और जो न्यूमरेटर्स हैं उनको ऊपर लिखकर सॉल्व कर देंगे। 3 और 3 -6 के, 2 और 3 प्लस 5 के, 6 में से 5 गया -1 के। दिस इज़ द आंसर। 2.1 का क्वेश्चन 5 में हमें इस वैल्यू से इस वैल्यू को प्राप्त करना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ये फ्रैक्शंस दिए गए हैं और इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं 4 2 3 4, इनका हमें एलसीएम लेना है। ये है एलसीएम, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 आ गया एलसीएम। इसका मतलब ये है कि सभी के डिनोमिनेटर्स में 12 होना चाहिए, ओके। तो 4 को 3 से गुणा करने पर 12 आता है, ऊपर भी 3 से गुणा।
2 को 6 से गुणा करने पर 12 आता है, ऊपर भी 6 से गुणा। 3 को 4 से गुणा करने पर 12 आता है, ऊपर भी 4 से गुणा। 4 को 3 से गुणा करने पर 12 आता है, ऊपर भी 3 से गुणा। तो आप देख सकते हो कि सभी के डिनोमिनेटर में 12 आ चुका है। ऊपर 3 6 4 3 3 6 4 3, ठीक है। इसका मान आया ये, इसका मान आया ये, इसका मान आया है ये, और इसका मान आया है ये। अब डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख दो। ऊपर जो न्यूमरेटर्स हैं उनको यहाँ पर लिख के सॉल्व करना है। 2.1 के क्वेश्चन 5 में हमें इस वैल्यू से इस वैल्यू को प्राप्त करना है। तो देखो कैसे करेंगे। हमें यहाँ पर 4 भिन्न दी गई हैं, इनके डिनोमिनेटर्स हैं 4 8 4 4। सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। ये रहा एलसीएम, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, एलसीएम है 8। ओके, इसका मतलब ये है कि सभी के डिनोमिनेटर में 8 होना चाहिए। ओके, तो 4 को 2 से गुणा करने पर 8 आता है, ऊपर भी 2 से गुणा। 8 को 1 से गुणा करने पर 8 आता है, ऊपर भी 1 से गुणा। 4 को 2 से गुणा करने पर 8 आता है, ऊपर भी 2 से गुणा। 4 को 2 से गुणा करने पर 8 आता है, ऊपर भी 2 से गुणा। सभी के डिनोमिनेटर में 8 आ चुका है। ओके, तो इससे ये वाली वैल्यू बनी, इससे ये वैल्यू, इससे ये वैल्यू और इससे ये वैल्यू। अब डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, तो यहाँ पर 8 और सभी न्यूमरेटर्स को ऊपर लिख के सॉल्व कर देंगे। ओके, 2.1 के क्वेश्चन 5 में हमने इस वैल्यू से इस वैल्यू को कैसे प्राप्त किया ये समझते हैं। ठीक है, तो ये 2 भिन्न दी गई हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। ये रहा एलसीएम। ओके, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64, एलसीएम आ गया 64। ठीक है, इसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में 64 होना चाहिए। ओके, तो 8 को 8 से गुणा करने पर 64 आता है, ऊपर भी 8 से गुणा। 64 को 1 से गुणा करने पर 64 आता है, ऊपर भी 1 से गुणा। तो दोनों भिन्नों के डिनोमिनेटर्स सेम हो चुके हैं। ओके, तो बस यहाँ पे लिख दो 136/64, यहाँ माइनस है तो माइनस और 1/64। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो यहाँ एक बारी 136 - 1 करने पर 135 आता है। 2.1 के क्वेश्चन 7 में इस वैल्यू से ये वैल्यू कैसे आई ये देखते हैं। डिनोमिनेटर में 5 है, यानी कि सेम नंबर है, तो यहाँ पर एक बार 5 लिख देंगे और ऊपर 1 + 6 + 3। ओके, तो 1 + 6 + 3 करने पर 10 आता है, 5 से कैंसिल करने पर 2 आता है। ओके, प्रश्न 8, एक सिक्के को जब तक छाप मिले तब तक अथवा 5 कांटा मिले तब तक उछाला जाता है। यदि यादृच्छिक चल x यह सिक्के को कितनी बार उछालने की आवश्यकता होगी वह दर्शाता है, तो यादृच्छिक चल x का संभावना वितरण प्राप्त कीजिए और उसका माध्य और विचरण की गणना कीजिए। ओके, तो माना कि जब तक सिक्के पर h अथवा 5 कांटे यानी कि टेल मिले तब तक उछाला जाता है। देखो, जब तक 5 टेल ना आ जाएं तब तक हमें सिक्के को उछालना है। तो x यह सिक्के उछाला वह प्रयत्नों की संख्या दर्शाता है। हमें सिक्के को 5 बार उछालना होगा, इसलिए x का मान है 1 2 3 4 5। अब ये तो आ गया कि हमें 5 बार सिक्के को उछालना पड़ेगा, लेकिन जो ये वैल्यूज़ हैं ये कैसे आई हैं, यानी कि p ऑफ x है ना, ये हमें देखना है कि ये हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आपको डिटेल से समझना ज़रूरी है।
एक सिक्के की 2 साइड्स होती हैं, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा गया है। ठीक है, अब 2 सिक्के को एक बार उछालते हैं तो इसके 2 परिणाम मिलते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हमें यहाँ से शुरुआत करनी है कि पहला हेड आ जाए, ऐसी ही कंडीशन हमें दी गई है। तो पहला हेड आए, जब हम सिक्के को एक बार उछालते हैं तो पहली बार में ही हेड आ जाए, ऐसा यहाँ पर एक ही परिणाम है, इसलिए यहाँ पर एक और कुल परिणाम है 2, तो इसको नीचे लिखेंगे। हमेशा कुल परिणामों को नीचे ही लिखना है। ओके, अब एक सिक्के को 2 बार उछालने पर 4 परिणाम मिलते हैं, ये वाले। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि पहली बार में टेल और फिर हेड आए, ऐसा परिणाम यहाँ पर एक ही है, तो ऊपर एक और कुल परिणाम है 4। फिर एक सिक्के को 3 बार उछालने पर हमें 8 परिणाम मिलते हैं। अब यहाँ पर देखना है, देखो एक बार टेल आ गया, अब 2 बार टेल और 1 बार हेड आए। इसी तरह हमें टेल की संख्या बढ़ाते जाना है जब तक कि 5 बारी टेल ना आ जाए। ओके, तो टेल टेल फिर हेड, पहली बार में टेल फिर 2 बार टेल। ओके, तो यहाँ पर एक ही परिणाम ऐसा है जिसको हम ले सकते हैं, वो है टेल टेल हेड। ओके, और कुल परिणाम है 8, तो 1/8। जब एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो 8 परिणाम मिलते हैं, और कंडीशन के अनुसार एक ही परिणाम ऐसा है जिसको हम ले सकते हैं, तो 1/8 हो गया। ठीक है, अब एक सिक्के को 4 बार उछालने पर 16 परिणाम मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर 16। और अगला जो इसमें से हमें परिणाम लेना है वो कुछ ऐसा होगा, टेल 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 और हेड, क्योंकि 2 बार टेल तो हम ले चुके हैं। अगला परिणाम होगा टेल 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 हेड। ओके, तो इसलिए जब हम एक सिक्के को 4 बार उछालेंगे, ठीक है, तो हमें 16 परिणाम मिलेंगे, और उसमें से एक ही परिणाम को हम ले सकते हैं जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसलिए 1/16। नेक्स्ट, एक सिक्के को 5 बार उछालने पर हमें 32 परिणाम मिलते हैं, तो इससे अगला परिणाम होगा टेल 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 हेड, है ना। एक सिक्के को 5 बार उछाला तो 4 बारी टेल और 1 बार हेड हो सकता है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर 1/16 है। अब ये 1/16 कैसे आया है, इसको आपको ध्यान से समझना है। एक सिक्के को 5 बार उछालने पर 32 परिणाम मिलते हैं, लेकिन एक ही परिणाम है जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसके लिए 1/32 आएगा। ठीक है, अब जब हम एक सिक्के को 5 बार उछालते हैं तो 5 बारी टेल भी तो आ सकते हैं, है ना। एक सिक्के को 5 बार उछालने पर हमें 32 परिणाम मिलते हैं, और उन 32 में से केवल एक ही परिणाम को हम ले सकते हैं जो कि हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। क्या बोला है कि 5 बार कांटा मिले तब तक उछाला जाता है, तो ये मिल गए 5 बारी टेल, है ना। अब देखो इसमें या की जो है कंडीशन लग रही है, या का मतलब है यूनियन, और जब यूनियन होता है तो प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक सिक्के को 5 बार उछाला गया है, और यहाँ पर भी एक सिक्के को 5 बार उछाला गया है। ओके, तो इन दोनों को प्लस कर दो, 1 + 1 हो गया 2, डिनोमिनेटर सेम है तो 32, कैंसिल करने पर 1/16 आता है, इसलिए ये वाला 1/16 आया है, और इन सब का कुल होता है 1। ठीक है, यही हम इस एक्सरसाइज में सीख रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये टेबल बनी। जब एक सिक्के को 1 बार उछाला तो P(x) आया 1/2। जब एक सिक्के को 2 बार उछाला तो P(x) आया 1/4। जब एक सिक्के को 3 बार उछाला तो P(x) आया 1/8।
जब एक सिक्के को 4 बार उछालते हैं तो P ऑफ x का मान आया 1/16, और जब एक सिक्के को 5 बार उछालते हैं तो 1/16 P ऑफ x का मान आ गया कुछ इस तरह से। ओके, एक बात और, यहाँ पर अथवा दिया है। अथवा का मतलब होता है यूनियन, और यूनियन का मतलब होता है प्लस, क्योंकि इन दोनों कंडीशन के लिए अथवा का यूज़ किया गया है। ओके, तो यहाँ पर यूनियन, और यूनियन का मतलब है प्लस, इसलिए हमने प्लस कर दिया। ओके, अब हमें माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने का ये है सूत्र, सिग्मा x इंटू पी ऑफ x, यानी कि इस वैल्यू को इससे गुणा करना है। ओके, तो 1 गुणा 1/2 ये रहा, 2 गुणा 1/4 ये रहा, 3 गुणा 1/8, 4 गुणा 1/16, 5 गुणा 1/16। अब करते हैं सिंप्लीफाई। ओके, तो 1 एकम 1, इससे आ गया 1/2। अब यहाँ पर कैंसिल कर रहे हैं। ओके, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 1/2। यहाँ पर 3 एकम 3/8 ये रहा, यहाँ पर कैंसिल कर रहे हैं, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1/4 आ गया, 5 एकम 5/16 ये रहा। ओके, अब यहाँ पर इस वैल्यू से ये वैल्यू प्राप्त करनी है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर ये सभी जो भिन्न आई हैं इन सब के डिनोमिनेटर का हमें एलसीएम लेना है। ये रहा एलसीएम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आ गया एलसीएम। इस 16 का मतलब है कि सभी के डिनोमिनेटर में 16 होना चाहिए। ओके, तो 16 हमें बनाना पड़ेगा। 2 से 8 को गुणा करने पर 16 आता है, ऊपर भी 8 से गुणा। 2 से 8 को गुणा करने पर 16 आता है, ऊपर भी 8 से गुणा। 8 को 2 से गुणा करने पर 16 आता है, ऊपर भी 2 से गुणा। 4 को 4 से गुणा करने पर 16 आता है, ऊपर भी 4 से गुणा। 16 एकम 16, तो 5 एकम 5, सभी के डिनोमिनेटर में 16 आ गया। ओके, तो इस तरह से इन सभी वैल्यू से हमने ये वैल्यू फाइंड की। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब कि समझ सकते हो। इस वैल्यू से आया 8/16 प्लस इस वैल्यू से आया 8/16, जो कि मैंने पीछे किया है। ओके, इस वैल्यू से आया 6/16, इस वैल्यू से आया 4/16, और इस वैल्यू से आया 5/16। देखो 8 8 6 4 5, 8 8 6 4 5 है ना। तो बस अब सिंप्लीफाई कर दो, डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर 16, इन सबको प्लस करने पर 31 आता है। ये आ गया माध्य। अब विचरण ज्ञात करने के लिए प्रथम e ऑफ x² प्राप्त करेंगे। e ऑफ x² का सूत्र होता है सिग्मा x² इंटू पी ऑफ x। ओके, इसका मतलब है कि इन सभी मानों का स्क्वायर करके p ऑफ x से गुणा करना है। देखो, इनका सबका स्क्वायर करना है, ये जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं इनका सबका स्क्वायर करना है, इसको सिग्मा x कहते हैं। ठीक है, इन सभी का स्क्वायर करना है। देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और फिर गुणा करना है p ऑफ x से। तो ये गुणा कर दिया, ये। अब करेंगे सिंप्लीफाई। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। नाउ 1 एकम 1, तो 1 इससे आया 1/2, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ से आया 1, 9 एकम 9, यहाँ से आया 9/8, 16 से 16 कैंसिल, यहाँ से आया 1, और यहाँ पर 25 एकम 25, तो यहाँ से आया 25/16।
अब इस वैल्यू से इस वैल्यू को प्राप्त करना है, तो इसके लिए ये कैलकुलेशन हमें करनी होगी। सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ये रहा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ओके, इसका मतलब ये है कि सभी के डिनोमिनेटर में 16 होना चाहिए। ओके, तो 2 से 8 को गुणा करने पर 16 आता है, यहाँ पर भी 8 से गुणा। 1 को 16 से गुणा करने पर 16 आता है, यहाँ पर भी 16 से गुणा। 8 को 2 से गुणा करने पर 16 आता है, यहाँ पर भी 2 से गुणा। 1 को 16 से गुणा करने पर 16 आता है, यहाँ पर भी 16 से गुणा। 16 को 1 से गुणा करने पर 16 आता है, यहाँ पर भी 1 से गुणा। ओके, तो ये आ गई वैल्यूज़। तो यहाँ पर इससे हमें वैल्यू मिली 8/16। ऐसे लिख के देख लो, 8/16 प्लस इससे वैल्यू मिली 16/16, इससे वैल्यू मिली 18/16 प्लस, है ना, इससे वैल्यू मिली 16/16 और इसका मान आ गया 25/16। एक बार देख लेते हैं, 8, 16, 18, 8, 16, 18 और ये 16, 25, 16, 25। बस अब तो हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, यहाँ पर 16 है ना, और ऊपर यानी कि न्यूमरेटर्स को प्लस करने पर यहाँ पर 83 आएगा, ये आ गया 83/16। अब हमें x का विचरण ज्ञात करना है, जिसको वेरिएंस ऑफ x भी कहते हैं। इसका सूत्र है e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर माध्य है। ओके, तो e ऑफ एक्स स्क्वायर का मान था 83/16 माइनस माध्य आया था 31/16 और उसका यहाँ पर स्क्वायर करना है। तो 83/16 ये रहा। 31 का स्क्वायर 961 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है। अब इस वैल्यू से ये वैल्यू कैसे आई उसको ज़रा समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर दो भिन्न हैं। सबसे पहले 16 और 256 का एलसीएम लेंगे। ये रहा एलसीएम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी कितना होता है 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 64 दूनी 128 और 128 दूनी होता है 256। तो 256 आ गया। ठीक है, एलसीएम आ गया 256। इसका मतलब है यहाँ पर भी 256 होना चाहिए और यहाँ पर भी 256। तो 16 को 16 से गुणा करने पर 256 आता है, ऊपर भी 16 से गुणा, और 256 को 1 से गुणा करने पर 256 आता है, ऊपर भी 1 से गुणा। डिनोमिनेटर हो गए सेम। ओके, तो यहाँ पर इससे जो हमें वैल्यू मिली वो मिली 1328/256। ऐसे भी कर सकते हो, पीछे हमने किया ही है ना। माइनस ये तो सेम ही था, माइनस 961/256। डिनोमिनेटर सेम हो गए, यहाँ एक बारी, और यहाँ माइनस है इसलिए 1328 माइनस 961, यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस। इन दोनों को माइनस करने पर 367 आता है और यहाँ 256। तो ये आ गया विचरण का मान। प्रश्न 9, एक दुकानदार के पास एक संदूक में 6 टिकट हैं। इसमें से 2 टिकटें ₹10 इनाम वाली हैं और शेष टिकटें ₹5 इनाम वाली हैं। यदि संदूक में से एक टिकट यादृच्छिक रीति से चुना जाए तो इनाम का अपेक्षित मूल्य ज्ञात कीजिए। अपेक्षित मूल्य का मतलब है यहाँ पर माध्य ज्ञात करना। ओके, माध्य ज्ञात करने के लिए हमें इस प्रकार टेबल बनानी होती है। तो यहाँ पर x का मान होगा 10 और 5। ओके, क्योंकि ₹10 इनाम वाली टिकटें हैं और ₹5 इनाम वाली टिकटें हैं। तो अब
10 रुपये इनाम वाली 2 टिकटें हैं, 5 रुपये इनाम वाली 4 टिकटें हैं। सबसे पहले चुनी गई टिकट ₹10 इनाम वाली हो, इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कहें तो, यानी कि इसको हम इवेंट ए कह सकते हैं। ओके, तो ये होता है m/n। अब ₹10 इनाम वाली टिकट हैं 2, तो m का मान आ गया 2 और कुल टिकट्स हैं 6, तो यहाँ पर 6। ओके, ये आ गया p ऑफ a। तो जब x का मान 10 है, p ऑफ x 2/6 होता है। अब दूसरी बात करते हैं कि ₹5 इनाम वाली टिकट की संभावना, इसको हम इवेंट बी कहें तो p ऑफ b बराबर m/n होता है। ओके, ₹5 इनाम वाली टिकट की बात हो रही है। 5 रुपये वाली टिकट हमारे पास है 4, तो यहाँ पर m का मान आ गया 4 और कुल टिकट्स हैं 6। ओके, तो p ऑफ b का मान 4/6 आ गया, यानी कि x बराबर जब 5 है तो 4/6 p ऑफ x आता है और यहाँ पर हमेशा 1 ही आता है। अब इनाम का अपेक्षित मूल्य यानी कि माध्य ज्ञात करने का ये है सूत्र, सिग्मा x इंटू पी ऑफ x। ये है सिग्मा x और ये है p ऑफ x। इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है। ओके, 10 इंटू 2/6 ये रहा, 5 इंटू 4/6 ये रहा। अब करेंगे सिंप्लीफाई। ओके, 10 दूनी 20, यहाँ पर 6, 5 चौक 20, यहाँ पर 6। डिनोमिनेटर सेम है, एक बार ले लेंगे। 20 + 20 40 होता है, कैंसिल करने पर 20/3 आंसर आता है। ये आ गया माध्य। ओके।